हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रिवर वाइल्ड। कहानी की शुरुआत हमें जंगलों के बीच से जा रही एक कार को दिखाती हुई होती है, जो कि आज सालों के बाद अपने भाई जेम्स से मिलने के लिए उसके राफ्टिंग रेंटल कैंप में जा रही है, जहाँ पर वो लोग कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज करेंगे, जिसमें की राफ्टिंग भी आती है। ये चीज हमें इस पूरी कहानी में देखने को मिलेगी, लेकिन हर एक मोड़ पर आपको एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको जरूर बता दूं कि आज ये लोग पास वाली नदी में ही राफ्टिंग करने वाले हैं और फिर अगले दिन थोड़ा और आगे जाएंगे। जेम्स के साथ दो ब्रिटिश टूरिस्ट भी हैं, जिन्होंने यहाँ पर आने के लिए जेम्स को पैसे दिए, और उनके साथ है टैरिफ, जो कि जेम्स और जोई का बचपन का दोस्त है। पर जब जोई उसे देखती है तो उसका कुछ खास रिएक्शन नहीं होता। असल में उसके बारे में उसे पता नहीं था कि वो भी यहाँ पर आने वाला, इसीलिए वो थोड़ा हैरान थी। उसके चेहरे से हमें साफ पता चलता है कि ये दोनों का कुछ पुराना लफड़ा है। जोई उसे बाहर नहीं लाना चाहती थी, वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। और इसके बाद अब सभी तैयार होने लगते। बीच बीच में वो थोड़ी मस्ती भी करते रहते हैं, क्योंकि जेम्स सभी से डेथ पेपर पर साइन करवा रहा था, क्योंकि इस एक्टिविटी में किसी की जान भी जा सकती है, जिसका जिम्मेदार वो खुद नहीं होने वाले। अब सभी बोट पर बैठ जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सभी लोग धीरे धीरे करके आगे तेज लहरों के पास पहुँचते हैं, लेकिन इसी दौरान अचानक से जो पानी में गिर जाती है, इसलिए बोट को रोकना पड़ता है और जेम्स जाकर उसे वापस लाता है। वो सालों बाद राफ्टिंग कर रही थी, इसीलिए उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि ये काफी नॉर्मल चीज है। उसे अकेले बैठा हुआ देखकर उसके पास टैरिफ आता है बात करने के लिए, लेकिन जोई उसे खास इंपॉर्टेंस नहीं देती। उसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी लोग रात के लिए टेंट लगाना शुरू करते हैं। टेंट के बाद सभी लोग साथ में बैठते हैं और अपनी अपनी कहानियों के बारे में बताने लगते हैं, जो कुछ भी उन्होंने अभी तक जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है। जो बताती है कि वो भी एक डॉक्टर, उसने बहुत से लोगों से बात की और देखा है जो कि खुश नहीं है। उन्हें बस हमेशा लड़ाई झगड़े में मजा आता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे शांति अच्छी लगती है। मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था, वो भी डॉक्टर था, लेकिन कुछ सालों पहले हम अलग हो गए। जिसके बाद वेंट और केन भी बताते हैं कि वो कुछ महीने पहले एक जगह पर गए थे राफ्टिंग करने के लिए। वो उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, जो कि वो कभी भूलने वाले नहीं है। जिसके बाद जेम्स भी कुछ शेयर करता है, लेकिन टैरिफ कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप स्मोक करता रहता है। वो किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सी चीजें छुपा रहा है। खैर, अब काफी रात हो जाती है और सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। वेन टॉयलेट के लिए जंगल में जाती है। इधर जोई सोने के लिए ब्लैंकेट खोलती है, लेकिन तभी जंगल से वेंट की चीखने की आवाज आती है। सभी वहाँ पर भागते हुए जाते हैं। वहाँ पर उन्हें टैरिफ पहले से ही खड़ा मिलता है, जो कि थोड़ा सा अजीब था। सभी टॉर्च जलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वेंट के सर में फ्रैक्चर हो गया है और बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है, क्योंकि पास में ही पड़े हुए पत्थर पर वो गिर गई थी। जोई डॉक्टर है तो वो उसे थोड़ा सहारा देती है और कुछ दवाइयां भी देती है, जिससे उसे थोड़ा दर्द कम हो। उसे कहीं न कहीं टैरिफ पर शक, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है वो यही खड़ा था, यानी कि उसे वेंट की आवाज सबसे पहले आई होगी। वो टैरिफ को सैटेलाइट फोन को लेने के लिए भेज देती है और फिर वेंट से पूछती है कि असल में यहाँ पर क्या हुआ था। वो बताती है कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। जब मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे धक्का दे दिया। तभी वहाँ जेम्स और टैरिफ दोनों आते हैं और बताते हैं कि सैटेलाइट फोन में बैटरी खत्म हो गई। तो जोई झूठ बोलती है कि इसके पास सिर्फ 2 ही घंटे बचे हुए हैं, हमें जितनी जल्दी हो सके इसे ट्रीटमेंट देना होगा, वरना कुछ अनहोनी हो सकती है। अब ये सुनकर जेम्स डर जाता और सभी को बोट के पास चलने को कहता है। उन्हें सबसे पहले पास वाले फॉरेस्ट रेंजर के पास जाना होगा, जहाँ पर वो एयर एम्बुलेंस के जरिए वेंट को सिटी ले जाएंगे, तभी वो बच सकती है। या उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो पैदल जंगल के बीच से होते हुए स्टेशन के पास जाएं, या फिर वो लोग नदी के रास्ते से आगे बढ़े, जो कि शॉर्टकट है। सभी नदी वाले रास्ते को चुनते हैं और उनके पास बोट भी मौजूद थी और सारे राफ्टिंग इक्विपमेंट भी। इसीलिए सभी वेंट को बोट पर बैठाते हैं, लेकिन पानी का बहाव तेज है और अंधेरा भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उन्हें ऐसे राफ्ट चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन उन्हें ये करना ही होगा, क्योंकि वेंट के पास समय बहुत कम है। अभी तक जोई ने जेम्स को टैरिफ के बारे में कुछ भी बताया नहीं है। उसे लगता है कि अगर उसने ये सब किया है तो वो उन्हें रोकने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा, और उसे इस बात की पूरी कंफर्मेशन है। वह यहाँ पर हमें एक और चीज पता चलती है कि अभी इस समय पर टैरिफ बेल पर है। उसे चोरी और कई जुर्म के लिए जेल भी जाना पड़ा है, जिसकी सजा अभी तक पूरी नहीं हुई है। और ये बात जब जोई को पता चलती है तो वो उसे और ज्यादा डर जाती है, इसीलिए उसे अभी तक उससे कोई बात नहीं की। अब वो लोग इस अंधेरे में बोट को और आगे लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी बीच में पानी का बहाव काफी तेज हो जाता है। जिस बात का डर था वही होता है। बोट असल में पलट जाती है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं, जिसमें कि वेंट मिसिंग थी। एक तो पहले से अंधेरा था, ऊपर से एक और मुसीबत। सभी बहुत परेशान थे, लेकिन जोई को अहम मौके पर वेंट पानी में मिल जाती है। वो फौरन उसे लेकर ऊपर आती है, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। अगर उसके अंदर पानी ज्यादा देर तक रहा तो वो मर भी सकती, इसीलिए वो फौरन उसे CPR देती है और लगातार चेस्ट प्रेसिंग की मदद से उसके पानी को बाहर निकालती है। उधर जेम्स और लोगों को बाहर निकालने में उनकी मदद करता है और फिर सभी लोग किनारे पर आ जाते हैं।
जेम्स फौरन जोई के पास आता और उसे वेंट की सिचुएशन के बारे में पूछता। वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो असल में टैरिफ ने किया है, मुझे वेंट ने खुद ये बताया। अभी जो बोट पलटी है मुझे लगता है कि इसमें भी टैरिफ का ही हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम लोग रेंजर के पास पहुंचे और रिपोर्ट करवाएं, इससे वो मुसीबत में फंस सकता है। तुम देखना आगे जाकर हमें वो रोकने की जरूर कोशिश करेगा। लेकिन जेम्स को यकीन नहीं होता और वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता। फौरन सभी को बोट पर बैठने को बोलता है, क्योंकि अभी बहुत ही कम समय इनके पास है। सभी फिर से आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में सूरज भी निकल जाता है। उजाला हो गया था और ऐसे में रास्ते को देख पाना आसान हो गया था। वो अपनी स्पीड को और बढ़ा लेते हैं और फाइनली किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें सीधा स्टेशन तक जाना था। इधर टैरिफ और जेम्स दोनों ही जंगल के अंदर भागते हैं। उन्हें जल्दी से वहां तक पहुंचना है, पर कुछ देर चलने के बाद वो जेम्स को रोक लेता है और उसे पूछता है कि वो तुमसे कल रात क्या कह रही थी। मुझे पता है कि देखो, जो कुछ भी हुआ है वो सब एक हादसा था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं वेंट को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर उसका पैर स्लिप हो गया। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैं बेल पर हूँ और मैं नहीं चाहता, तुम्हारी वजह से मैंने 3 साल जेल में बिताए हैं, पर अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जेम्स टैरिफ को गले से लगा लेता और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, पर फिलहाल हमें वहाँ पहुँचना होगा, वरना वो मर जाएगी। अब दोनों ही भागते हैं, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था। वो कुछ देर बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं। तभी एक रेंजर वहाँ आता है और जेम्स उसे अपने हालातों के बारे में बताता है और फौरन एक चॉपर लाने को बोलता है। लेकिन अंदर जाने के कुछ ही समय बाद टैरिफ को पता नहीं क्या हो जाता है। वो रेंजर को कॉल ही करने नहीं देता। उसका कहना था कि वो पहले वेंट को किसी नजदीक वाले हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे और इससे वो किसी भी पुलिस केस में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन रेंजर कहता है कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, इससे तुम्हारे दोस्त की जान भी जा सकती है। लेकिन टैरिफ झूठ कहता है। वो उसे समझाता है कि इससे जेम्स की रेंटल राफ्टिंग कैंप की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए तुम ऐसा मत करो। लेकिन रेंजर नहीं मानता और वो उससे प्रति अग्रेसिव हो जाता है, जो बात रेंजर को पसंद नहीं आती और उसे कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ लगने लगती है। इसीलिए वो अपनी पिस्तल निकाल कर उस पर पॉइंट कर देता है। जेम्स घबरा जाता है, ये चीज तो बद से बदतर होने लगी है। वो रेंजर की बंदूक उससे ले लेता है और गलती से ट्रिगर को दबा देता है, जिसके बाद बहुत अफसोस होता है उसे। लेकिन अब क्या फायदा, खेल तो खराब हो चुका है। अब वो खुद को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। वो रेंजर मर चुका था, उसके ऊपर पहले से ही 2 अपराध के चार्जेस लगे हुए हैं, अब ये तीसरा भी हो गया। इसीलिए वो भागने का सोचता है, जिसके लिए वो नदी का सहारा लेगा और कनाडा के बॉर्डर को उसी नदी से पार कर देगा, जहाँ से उसे पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें समय लगने वाला है, पर सबसे पहले तो उन्हें उस रेंजर की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। वो जेम्स को बंदूक दिखाते हुए कहता है कि इस लाश को किसी और कार में डाल दो। वो मजबूर था और इसीलिए उसका कहना उसे मानना पड़ता है, जिसके बाद दोनों ही उसे खाई में धक्का दे देते, जिससे ऐसा लगे कि ये एक हादसा था, किसी को उन पर शक न हो। इसके बाद वो बंदूक को लेकर बोट के पास जाता है और वहाँ सभी इस चीज को देखकर डर जाते हैं। जेम्स उन्हें बताता है कि इसने पुलिस वाले को मार दिया है, इसीलिए अब वेंट के लिए कोई भी मदद नहीं आने वाली है, जिसका ये साफ मतलब था कि ये उसकी मौत तय है। सभी को वो बैठने को बोलता है और बोट को कनाडा बॉर्डर की ओर ले जाने के लिए कहता है, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। लेकिन उसके लिए इन्हें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। इतने में इतनी दूर एक बारी में पैदल नहीं कर सकते। पर टैरिफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अब फिर से जेल नहीं जाना है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। कुछ ही समय के बाद वेंट अपना दम तोड़ देती है। अब जो उसकी आंखों को बंद कर देती है, उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, लेकिन अभी इस समय वो कुछ कर नहीं सकती। उसे तो पहले से ही टैरिफ पर शक था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। आगे जाने पर उन्हें एक ब्रिज दिखाई देता है, जिसके ऊपर एक बंदा अकेले आगे जा रहा था, जो बड़ी चालाकी से एक मिरर की मदद से उसकी ओर रिफ्लेक्शन करती है, ताकि वो इन्हें देख ले। उसका प्लान कामयाब भी होता है और वो इन्हें देख भी लेता है, जिसे देखकर टैरिफ बहुत डर जाता है और वो उससे झूठ बोलता है कि ये बस बीमार हो गई है, हमारे पास एक डॉक्टर भी है जो देखभाल कर रही है इसकी, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन ऊपर से साफ दिखाई दे रहा था कि बोट में एक मरी हुई लड़की रखी हुई है और यही बात टैरिफ को खाए जा रही थी। उसे यकीन था कि वो आदमी आगे जाकर किसी न किसी को जरूर बताएगा, इसीलिए वो सभी से कहता है कि मुझे आज के आज कनाडा बॉर्डर तक जाना है, कैसे भी करके मुझे वहां ले चलो। लेकिन जेम्स कहता है कि हमारी बोट पर वजन ज्यादा है, इसलिए स्पीड से चला पाना इसे आसान नहीं है। तो टैरिफ कहता है कि ठीक है, वेंट को दफना दो, जिसके लिए सभी मान जाते हैं और फिर किनारे पर ही वेंट को दफना दिया जाता है। जिसके बाद वो लोग फिर से बोट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। ऐसे में राफ्ट को चलाना आसान नहीं है, इसीलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो आज यहीं पर ठहरेंगे। बीच रास्ते में चलते हुए टैरिफ जो से कहता है कि तुम्हें पता है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, ताकि तुम किसी भी चक्कर में ना फंसो। क्या तुम्हें कुछ पता है,
अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं 3 साल तक जेल में रहा था सिर्फ तुम्हारे भाई के चक्कर में। वो सालों पहले एक स्मगलर के साथ काम किया करता था और बड़े बड़े लोगों को गांजा जैसी चीजें सप्लाई करता था, लेकिन मैं इन सब चीजों से दूर था। पर उसने मुझे पैसों का लालच दिया और मुझे भी इन सब चक्करों में फंसा दिया और उसके सारे गुनाहों को मैंने अपने सर ले लिया और 3 साल जेल में रहा। ये सब सुनकर जोई को तो यकीन ही नहीं होता, उसने इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, पर उसे अभी भी टैरिफ पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से वेंट की जान गई। अब रात हो जाती है और वो सभी को पेड़ से बांध देता और सोने को कहता है क्योंकि उन्हें कल कैसे भी करके यहाँ से निकलना है और कनाडा जाना है। लेकिन यहाँ जोई के दिमाग में वही बात घूम रही थी जो उसे टैरिफ ने बताई थी, इसीलिए वो अपने भाई से पूछती है तो वो बताता है कि उस समय वो नशे में रहा करता था और ज्यादातर गलत लोगों के साथ उठता बैठता था, उसे कुछ पता नहीं है वो क्या कर रहा है। जोई कहती है कि तुम्हें पता है जब मैं 15 साल की थी तो टैरिफ ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया था, उसकी इजाजत तुमने खुद उसे दी थी। जिसके जवाब में जेम्स कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, उस समय मुझे लगा कि तुम दोनों साथ में हो इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब इतनी देर में वहाँ पर मैक्स आ जाता है। ये वही बंदा था दोस्तों जो हमें ब्रिज के ऊपर दिखाई दिया था। तो मैंने आपको उसी समय बताया था कि इसे पता चल चुका है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए इनके पूरे रास्ते पीछा करता रहा। अब वो तो सबसे पहले टैरिफ की बंदूक उसके हाथ से लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ही जोर से उसे पकड़ रखा था। इसीलिए वो जोई और जेम्स को खोलने का ट्राई करता है, पर इतने में टैरिफ की आंख खुल जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे ही उसे पीछे से गोली मार देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। टैरिफ को लगता है कि ये सब जोई का प्लान था, लेकिन वो कहती है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। सभी इस चीज के बाद बहुत डर जाते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि टैरिफ कितना खतरनाक है, वो किसी को भी मार सकता है क्योंकि अब उसे किसी का भी डर नहीं है। इसके बाद ये लोग मैक्स की लाश को दफना देते और फिर से जाकर बोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन क्रिश्चियन जो कि वेंट की दोस्त है वो बहुत ही चालाकी से मैक्स की जेब से उसका चाकू निकाल लेती है और फिर जब ये लोग बोट पर बैठते हैं तो उसमें छेद कर देती है। लेकिन जो ये देख लेती है टैरिफ को कहीं न कहीं उस पर शक, लेकिन क्रिश्चियन मना कर देती है, उसे कुछ नहीं किया। उन्हें मजबूरन किनारे पर आना पड़ता है, जिसके बाद जेम्स उस बोट को ठीक करने के लिए अपने बैग को खोलता है और इसी का फायदा उठाकर वो एक स्प्रे टैरिफ के मुंह पर मार देता है, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो जाता है। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। उधर जोई क्रिश्चियन की रस्सी को खोल देती है और फिर वो दोनों जंगल के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। जब कुछ देर वो चले जाते हैं तो उन्हें एक गोली की आवाज सुनाई देती है और जब जोई पीछे मुड़ती है तो वहाँ उसे टैरिफ दिखाई देता है, यानी कि जेम्स को गोली लगी है। क्रिश्चियन उसे भागने को बोलती है, लेकिन वो अपने भाई को ऐसे मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती, इसीलिए वो दूसरे रास्ते को चूज करती है, जिसकी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। जोई के पीछे टैरिफ पड़ जाता है, पर जब तक उसे पकड़ पाता वो एक पहाड़ के नीचे कूद जाती है। हालांकि टैरिफ उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो जाकर जेम्स से मिलती है और देखती है कि उसे बहुत खून निकल रहा है। वो फौरन उसे बोट पर बैठाती है और वहां से निकल जाती है। इधर से टैरिफ उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। पर इतनी ही देर में उसे वहां पर 2 लोग दिख जाते हैं जो कि राफ्टिंग करने के लिए आए थे। उन्हें उस पर शक होता है, लेकिन वो कुछ समझ पाते कि टैरिफ उन्हें भी गोली मार देता है और उनकी बोट को चुरा कर वहाँ से भागने लगता है। इधर जोई अपनी जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन उसका सामना तेज लहरों से होता है, जिसके लिए वो काबिल नहीं थी और इसीलिए आगे जाकर बोट पलट जाती है और दोनों ही गिर जाते हैं। जेम्स की तो हालत बहुत बेकार थी, इसीलिए जोई फौरन उसे किनारे पर लाती है और उसका खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। वो कुछ कर पाती कि तभी उसे पीछे से कोई चाकू मार देता और ये कोई और नहीं बल्कि टैरिफ था। वो उसको भी मारने के लिए पागल हो गया था, लेकिन जेम्स ऐसा नहीं होने देता। वो खुद की बहन को ऐसे मरता हुआ देख नहीं सकता, इसीलिए वो उसके अंदर जितनी भी ताकत थी वो उसे खड़ा होता है और टैरिफ को पकड़कर नदी में कूद जाता है और बहते हुए वाटरफॉल के पास जाता है, जिससे दोनों ही साथ में नीचे गिर जाते हैं। जो ये सब दर्द में रहते हुए देख रही थी, उसे कुछ नहीं समझ रहा था कि वो क्या करे। उसे एक गोली भी लगी थी जिसे वो खुद के हाथों से निकालती है और वहीं पड़ी रहती है। शायद उसका भी आज अंत है, लेकिन इतने में उसे ऊपर एक चॉपर दिखाई देता है जिसमें क्रिश्चियन थी और फाइनली क्रिश्चियन उसे देख लेती है। वो मदद के लिए आ गई थी। फौरन उसे ऊपर खींच लिया जाता और वहां जाकर वो क्रिश्चियन से साफ साफ कहती है कि अब कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया। इसी के साथ ये कहानी का यही अंत हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।